वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनियन बजट 2022-23 से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट निकलकर सामने आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको यूनियन बजट 2022-23 के अतिरिक्त बजट का इतिहास से भी चीज़ें देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये बजट जो भी हाल ही में पेश हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए, तो संपूर्ण बजट का यहाँ पर आपको विश्लेषण देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। बेसिकली यहाँ पर हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे ये दो विषय पे चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट होगा ये होगा यूनियन बजट 2022-23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो बजट पेश हुआ है उसकी चर्चा यहाँ पे होगी। और साथ साथ जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये होगा बजट का इतिहास। बजट का इतिहास से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो उसको भी यहाँ पे हमने सम्मिलित किया है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और एक यहाँ पर ये याद रखें, इस वीडियो का PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ इस PDF फाइल को निःशुल्क बीपीएससी मेकर ऐप से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो दोनों जगह से इस PDF फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो एक वीडियो अभी हाल ही में चैनल पर अपलोड हुआ है। इस वीडियो में हमने बिहार के प्रमुख आंकड़े और सूचकांक की चर्चा की है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और वर्ष 2021 में जो प्रमुख बिहारियों को जो सम्मान मिला है वो भी वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए खास करके बिहार से रिलेटेड हमारे चैनल पे आप बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि बजट आखिर होता क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जानते भी होंगे, हालांकि कुछ लोग इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि बजट की चर्चा संविधान की किस अनुच्छेद में है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बजट की, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी सत्तारूढ़ सरकार द्वारा लोकसभा में भारत की संचित निधि से जो धन मांगा जाता है उसे ही बजट कहा जाता है। किसी भी सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जो डेटा तैयार किया जाता है, यानी कि सरकार किसी भी क्षेत्र में अगर कार्य करना चाहती है, पैसे खर्च करना चाहती है, तो ऐसे में लोकसभा में ये बजट पेश किया जाता है और इसका डिमांड किया जाता है। और ये भारत की संचित निधि से ही ये राशि मतलब दी जाती है। इसकी जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दी गई है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी जगह पर बात किया गया फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, हमने चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले संचित निधि की। संचित निधि के बारे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। संचित निधि की अगर हम चर्चा करें तो संचित निधि में वैसा धन होता है जो कि कह सकते हैं भारत में जो विभिन्न प्रकार के टैक्स होते हैं या फिर कह सकते हैं विदेशों से जो प्राप्त आय होता है, ये मतलब कह सकते हैं एक तरह से यहाँ पर जमा होता है। तो इस संचित निधि के ही माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा कार्य किया जाता है। आई होप कि आप यहाँ पर ये सारे चीज़ों को याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर आज के हम पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा यह है कि आम बजट 2022 किसके द्वारा पेश किया गया। सभी पॉइंट को यहाँ पर हमने कह सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में ऐड किया है, जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यानी कि वन लाइनर जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को डिटेल में तो लिखा है लेकिन इसे वन लाइनर फॉर्मेट में कर दिया ताकि आप इसे बार बार पढ़ें तो आपको मतलब कह सकते हैं याद रखने में आसानी हो। इसी को ध्यान रखते हुए हमने इसे वन लाइनर में ऐड किया है। तो प्रश्न है कि आम बजट 2022 किसने पेश किया है। इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये आम बजट 2022 पेश किया गया। आपको ध्यान रखना, जो बजट पेश किया जाता है ये फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाता है। यानी कि अभी जो वर्तमान समय में 1 फरवरी 2022 को बजट पेश हुआ है, ये कह सकते हैं 22-23 के लिए, वर्ष 2022-23 फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया है। हमारा अगला प्रश्न होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा बजट पेश किया है। तो आपको बता दूं कि ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये इनका चौथा बजट है जो कि इस वर्ष 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि बजट 2022 नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के कौन सा बजट है, कार्यकाल का कौन सा बजट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 10वां बजट। इस तरह के प्रश्न आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है। आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा 39.45 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। आप यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को साइड इमेज में भी देख सकते हैं। हमारा अगला है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि इस वर्ष पेश किए गए बजट में निर्मला सीतारमण का बजट भाषण कितना समय का था। इसका राइट आंसर होगा 90 मिनट का था बजट भाषण। इस तरह के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं यूनियन बजट 2022-23 की, लेकिन अगले पार्ट में इसी वीडियो में हम बात करेंगे बजट के इतिहास की। तो दोनों सेक्शन आपको देखना है। तो अगला यहाँ पे हमारा होगा छठा प्रश्न।
अब यहाँ पे हमारा छठा प्रश्न यह है कि अगले 3 सालों में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसकी चर्चा अभी हाल ही में यूनियन बजट 2022-23 में हुई है, ये घोषणा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि भारतीय कंपनियों द्वारा भरे जाने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी कि डीडीटी टैक्स को 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो इसे नील अर्थात शून्य कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा शून्य। अगला है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि बजट 2022-23 के अनुसार आरबीआई डिजिटल रुपये कब लॉन्च करेगा। ये भी इसमें बातें कही गई है। तो आपको ध्यान रखना, वित्त वर्ष 2022-23 यानी कि इसी वर्ष में आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपया लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी जानकारी ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि पेश हुए नए बजट के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। इसका सही उत्तर होगा 9.2 अर्थात 9.2%। ये कह सकते हैं भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि बजट 2022-23 में किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही उत्तर होगा 2022 यानी कि इसी वर्ष के अंत तक कर सकते हैं किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि निर्मला सीतारमण द्वारा देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा भी हाल ही में बजट 2022-23 में किया गया है। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि भविष्य में भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकें। यानी कि 2022-23 में जितनी परीक्षाएं आयोजित होगी यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो ऐसे में आपको पूरे वर्ष ये आपको ध्यान रखना है 2022 में खास करके। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि आम बजट 2022 में नई शिक्षा नीति के अनुसार मार्च 2022 तक कितने उच्च शिक्षक संस्थान मार्च 2022 तक, यहाँ पर देखिए 2 बार मार्च 2022 तक लिखा गया है। तो मार्च 2022 तक कितने उच्च शिक्षण संस्थान शुरू किए जाएंगे। यहाँ पर बजट में इसकी भी बात कही गई। इसका राइट आंसर होगा 150 उच्च शिक्षक संस्थान के मतलब कह सकते हैं शुरू करने की घोषणा भी है। अगला होगा हमारा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न की बजट की घोषणा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो बजट की घोषणा के अनुसार अगर हम बात करें तो ये भारत जो अपना देश है ये कह सकते हैं विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। राइट आंसर होगा 5वीं। अगला है 14वां प्रश्न। यह प्रश्न की बजट 2022-23 के अनुसार 3 साल में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएगी। वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इसका राइट आंसर होगा नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। अगला होगा 15वां प्रश्न। यह प्रश्न के बजट 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार कितनी नई रोपवे के निर्माण करेगी। सही उत्तर होगा 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रोपवे की बात आई है तो अगर हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से तो बिहार में 2 रोपवे है 2 जगह पर। पहला तो राजगीर में है, दूसरा मंदार बांका में है। दोनों की जानकारी मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाला जो हमारा सीरीज चलता है वहां पर आपको दिया है। आपको यहाँ पर पुनः बता दूं, जो लोग पहली बार चैनल के साथ विजिट किए हैं आपको ध्यान रखना इस चैनल पर बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं उसका यहाँ पर डेली बेसिस पे वीडियो चैनल पर अपलोड होता है। आप यहाँ पर डेली बेसिस पे हमारे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर इसका पीडीएफ फाइल भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से बीपीएससी मेकर के साथ अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से मतलब नई दिशा दे सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो चल रहा है हमारे आगामी एग्जाम को देखते हुए तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते आज की इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि टीबी के खिलाफ अभियान के लिए किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इस मिशन का नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। अगला होगा हमारा 17वां प्रश्न। यह प्रश्न यहाँ पर कि बजट 2022-23 के अनुसार किस योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार किया जाएगा। इसका सही उत्तर होगा पीएम ई विद्या प्रोग्राम। आपको ध्यान रखना है इसके तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार किया जाएगा। अगला होगा हमारा यहाँ पे पोस्ट ऑफिसों यानी कि डाकघरों को किस सिस्टम से लैस किया जाएगा या किस सिस्टम से इसे जोड़ा जाएगा। इसका राइट आंसर होगा कोर बैंकिंग सिस्टम से कह सकते हैं डाकघरों को अब जोड़ा जाएगा। इसकी भी चर्चा बजट सत्र 2022-23 में की गई, बजट 2022-23 में की गई। अगला हमारा होगा यहाँ पर 19वां प्रश्न। यह प्रश्न की एनिमेशन गेमिंग व कॉमिक को बढ़ावा देने के लिए किसका गठन किया जाएगा। तो एनिमेशन गेमिंग और कॉमिक को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये भी बातें कही गई। अगला है हमारा 20वां प्रश्न। यह प्रश्न कि किस कांग्रेसी नेता ने यूनियन बजट 2022-23 को गीला पटाखा कहा। यह आपको ध्यान रखना किस कांग्रेसी नेता के द्वारा बजट 2022-23 को गीला पटाखा कहा गया। राइट आंसर होगा शशि थरूर। अगला होगा हमारा यहाँ पर 21वां प्रश्न। यह प्रश्न 21वां कि बजट 2022 के अनुसार 5G सेवा किस वर्ष शुरू होगा। इसका राइट आंसर होगा इसी वर्ष 2022 में भारत में 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है कि बजट 2022 के अनुसार अब किस प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। सही उत्तर होगा ई चिप वाले पासपोर्ट अब जारी किए जाएंगे। इसकी भी चर्चा बजट में किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर यह कि बजट में भारत नेट परियोजना के लिए कुल कितना बजट प्रस्तावित किया गया है। तो भारत नेट परियोजना के लिए कुल मिला के 6,000 करोड़ रुपये कह सकते हैं प्रस्तावित किया गया है। राइट आंसर होगा 6,000 करोड़ रुपये। अगला हमारा यहाँ पर होगा 24वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। सही उत्तर होगा 3.6 लाख करोड़ रुपये कह सकते हैं इसके लिए आवंटित किया गया ताकि हर घर तक पाइप से पानी पहुंचे। अगला है 24वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि बजट 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 यानी कि 69,000 करोड़ रुपया कह सकते हैं आवंटित किया गया है। चलते अगले 26वें प्रश्न पे। ये 26वां प्रश्न है कि बजट में कृषि सिंचाई के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया। तो कृषि सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये कह सकते हैं आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि युवाओं को तटवर्ती इलाकों में रोजगार देने के लिए कितनी सागर मित्र केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा 3,077 सागर मित्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला है 28वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बजट के अनुसार देश में मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। राइट आंसर होगा 108 मिलियन टन कह सकते हैं इसकी क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला होगा 29वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ का कह सकते हैं 2,500 करोड़ रुपए का कह सकते हैं बजट का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर होगा 2500 करोड़। अगला प्रश्न है कि बजट 2022 के अनुसार एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किसके लिए शुरू की गई है। तो छोटे और मध्य वर्ग के किसानों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आपको ध्यान रखना इस योजना का नाम है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। चलते हैं अगले 31वें प्रश्न पे। हमारा यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि हाल ही में पेश हुए बजट 2022-23 में किस साल को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो इस बजट में इसकी भी चर्चा हुई। आपको ध्यान रखना वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला होगा हमारा 32वां प्रश्न। यह प्रश्न के बजट 2022 के अनुसार वर्चुअल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर या फिर क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर कितना टैक्स देना होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल करेंसी से जो भी कमाई होगी उसमें से 30% टैक्स सरकार को देना होगा। ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हो रहा है अभी। अगला होगा हमारा यहाँ पर 33वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि 7 से लेकर के 7.5 यानी कि 7 से 7.5 लाख की आय पर कितना इनकम टैक्स निर्धारित किया गया है। तो ये 10% निर्धारित किया गया। पहले जो था ये था 20%। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 34वां प्रश्न। 7.5 लाख से 10 लाख की आय तक कितना इनकम टैक्स निर्धारित किया गया है। तो 15% इसमें निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा यह है कि 10 से 12.5 लाख की आय पर कितना इनकम टैक्स निर्धारित हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 20% इसमें कह सकते हैं इनकम टैक्स निर्धारित हुआ है, जो कि पहले जो था यह था 30%। इसे घटा करके 20 किया गया। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर आ चुके हैं 36वें प्रश्न पे। 36वां प्रश्न है कि बजट 2022-23 के अनुसार 2022 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। ये अनुमान की भी चर्चा बजट में किया गया। राइट आंसर होगा 3.8 अर्थात 3.8% कह सकते हैं 2022 में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। अगला होगा 37वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा 5 लाख रुपये कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 38वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बजट की घोषणा के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा 5 कह सकते हैं 5 भारतीय संरक्षण संस्थान या फिर 5 धरोहर संरक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में यूनियन बजट 2022-23 से जो संबंधित चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निकलकर सामने आती है वो तमाम चीजें हमने बताया है। आप इस यूनियन बजट 2022-23 को अपने दृष्टिकोण से किस प्रकार देखते हैं कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज ध्यान रखिए, हमारे स्टडी मटेरियल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ स्टडी मटेरियल का आप यहाँ पर कवर पेज देख रहे हैं। सभी स्टडी मटेरियल जो है ये PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी हाल ही में जनवरी 2022 मंथ समाप्त हुआ है, तो इसका कह सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स का जो मैगजीन है PDF फॉर्मेट में ये मतलब कह सकते हैं लॉन्च हो चुका है। इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। संपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स जो कि 2021 का है ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया गया संपूर्ण विश्लेषण के साथ, तो इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं BPSC मेकर ऐप के थ्रू। और ये बिहार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के दूसरे सेक्शन की ओर। बेसिकली दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे बजट के इतिहास के बारे में। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में बजट का इतिहास के बारे में। बजट के इतिहास से भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं और यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मैं डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ।
आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा, सभी चीज़ें यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में ऐड किया गया है। तो लोकसभा में बजट कब पेश किया जाता है? अमूमन देखा जाता है कुछ वर्षों से फरवरी के पहले सप्ताह में इसे पेश किया जाता है। हालांकि पहले जो इसका समय निर्धारित था ये कुछ और था, जो डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लोकसभा में बजट पेश कब किया जाता है? तो अभी वर्तमान समय के अनुसार अगर आप याद रखेंगे तो फरवरी के पहले सप्ताह में इसे पेश किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि लोकसभा में बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रत्येक वर्ष लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। आई होप कि आप यहाँ पे बजट शब्द का अर्थ समझ रहे हैं। बजट शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था। बजट का जो अर्थ होता है किसी भी सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा लोकसभा में, कह सकते हैं, संचित निधि से जो धन का डिमांड किया जाता है, मतलब विभिन्न कार्यों को चलाने के लिए जो राशि मांगी जाती है उसे ही बजट कहा जाता है। और इसकी चर्चा जो भी संविधान के, कह सकते हैं, अनुच्छेद 112 में किया गया है। संचित निधि के भी बारे में आपको मैंने बताया था। संचित निधि आखिर होता क्या है? तो जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं या फिर कह सकते हैं विदेशों से जो आय प्राप्त होता है, सभी प्रकार के जो टैक्स जहाँ पर जमा होते हैं उसे ही संचित निधि कहा जाता है। आई होप कि आप इसको समझ रहे हैं। अगला होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल 1860 को पहली बार भारत में बजट पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस सेक्शन में, इस वीडियो में बात कर रहे हैं आम बजट का इतिहास के बारे में। अगला होगा हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? तो स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विलियन के द्वारा पहली बार भारत में 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया गया था, जो कि भारत के इतिहास का पहला बजट था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट या फिर पहला आम बजट कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया? इसका राइट आंसर होगा R.K. शनमुग शेट्टी के द्वारा पेश किया गया, जो कि 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंडीशन ये है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट। तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुग शेट्टी के द्वारा पेश किया गया। अगला है सातवां प्रश्न। यह प्रश्न है कि साल 1999 तक, यानी कि आज़ादी के 52 साल तक बजट किस समय पेश किया जाता था? तो शाम के 5 बजे बजट को पेश किया जाता था। यानी कि 1999 तक जो बजट पेश किया गया है, ये शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था। अगला होगा हमारा आठवां प्रश्न। यह प्रश्न है कि अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किसका है? तो आपको ध्यान रखना, निर्मला सीतारमण का जो बजट भाषण है सत्र 2020-21 के लिए बहुत लंबा भाषण था। आपको ध्यान रखना, जो 2 घंटे 42 मिनट का भाषण था, अब तक का ये सबसे लंबा बजट भाषण है। और ये बजट सत्र 2020-21 से संबंधित था। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बजट भाषण में सर्वाधिक शब्द कब थे? तो बजट भाषण में सर्वाधिक शब्द जो थे ये मनमोहन सिंह के 1991 में दिए गए बजट भाषण में कुल 18,650 शब्द थे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि सबसे छोटा बजट भाषण कौन सा है? आपको ध्यान रखना, हीरू भाई मुरली जी भाई पटेल ने 1977 में 800 शब्दों वाला बजट भाषण दिया था। और ये कह सकते हैं अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। आपको ध्यान रखना, 1977-78 के बजट सत्र में जो भाषण दिया गया था ये हीरू भाई मुरली जी भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। और ये अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है, जबकि सबसे लंबा है निर्मला सीतारमण का बजट सत्र 2020-21 का। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि अब तक सर्वाधिक बार किसने आम बजट लोकसभा में पेश किया है? आपको ध्यान रखना, राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्होंने 1962 से लेकर के 1969 तक, यानी कि 1969 के बीच 10 बार बजट पेश किया है। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद इस सूची में अगर हम बात करें द्वितीय स्थान पर, तो द्वितीय स्थान पर पी चिदम्बरम है 9 बार और तृतीय स्थान पर है प्रणब मुखर्जी 8 बार। आगे यशवंत सिन्हा 8 बार और भी कई पॉइंट है, जैसे कि मनमोहन सिंह 6 बार और अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण 4थी बार। ये आपको ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे अधिक बार पेश किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया, जबकि प्रणब मुखर्जी 8 बार। लेकिन अभी जो आपको ध्यान रखना, निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया वर्ष 2022-23 के लिए 4थी बार बजट पेश किया गया है। और आपको यह भी ध्यान रखना, इस वर्ष जो बजट पेश किया गया ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये 10वां बजट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला होगा यहाँ पे हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बजट भाषण के समय में परिवर्तन कब हुआ? तो बजट भाषण के समय में परिवर्तन हुआ 1999 में। अभी मैंने आपको बताया कि शाम 5 बजे ये पेश होता था, लेकिन अब ये कह सकते हैं सुबह में पेश होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में ही पेश किया गया?
तो आपको ध्यान रखना 1955 तक, यानी कि 1955 तक जो बजट पेश होता था सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पेश होता था। ये जो प्रभाव था ये ब्रिटिश शासनकाल का ही प्रभाव था, जो कि अंग्रेजी में बजट पेश किया जाता था। लेकिन 1956 से जो बजट आना स्टार्ट हुआ ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आना स्टार्ट हुआ। अब वर्तमान समय जो बजट आता है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होता है। अगला यहाँ पे हमारा होगा 15वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली कौन सी महिला है। आपको ध्यान रखना दूसरी महिला, जो कि 2019 में ये दूसरी महिला बनी थी जो कि आम बजट पेश की थी। लेकिन यहीं पे अगर हम पहली महिला की बात करें तो पहली महिला जो ये है इंदिरा गांधी। इसकी जानकारी यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि आम बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी या फिर कौन है। आपको ध्यान रखना इंदिरा गांधी थी, जो कि 1970 में वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने बजट पेश किया था 1970-71 के बजट सत्र में। अगला होगा हमारा 17वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस वित्त मंत्री ने सरकारी संपत्ति के विनिवेश की बात पहली बार बजट भाषण में कही थी। इसका राइट आंसर होगा यशवंत सिन्हा ने। अगला होगा 18वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस वर्ष तक रेल बजट एवं आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। इसका राइट आंसर होगा 2017 तक, यानी कि 2017 के बाद जो बजट पेश बजट आना स्टार्ट हुआ तो वहां पर आपको ध्यान रखना है सम्मिलित तौर पर दोनों एक साथ बजट पेश किया गया, यानी कि रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ संयुक्त तौर पर। पहले जो बजट पेश होता था रेल मंत्री रेल बजट अलग से पेश करते थे, लेकिन अभी हाल ही में जो 2017 के बाद से रेल बजट और आम बजट को वित्त मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। अगला यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न। यह प्रश्न कि वर्ष 1950 तक बजट का मुद्रण कहाँ होता था। आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति भवन में किया जाता था 1950 तक। इसके लीक होने के बाद, यानी कि बजट के लीक होने के बाद मुद्रण जो होता था इसका नई दिल्ली के मिंटो रोड स्थित प्रेस में होने लगा था। आपको ध्यान रखना बजट जो होता है ये कह सकते हैं गोपनीय संपत्ति, यानी कि इसे पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाता जब तक ये पेश नहीं किया जा सकता है। तो सरकार की गोपनीय संपत्तियों में भी इसे कह सकते हैं रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना पहले राष्ट्रपति भवन में ही कह सकते हैं इसका प्रकाशन होता था, लेकिन इसे बाद में जब लीक होने की संभावना बढ़ी तो नई दिल्ली में कह सकते हैं एक मिंटो रोड पर स्थित प्रेस में होने लगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वर्ष से वित्त मंत्रालय के भीतर ही सरकारी प्रेस में बजट का मुद्रण होता है। तो 1980 के बाद से भी ये भी परंपरा समाप्त हो गई और 1980 के बाद से कह सकते हैं बजट जो पेश होने लगा ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही कह सकते हैं प्रेस में इसका कह सकते हैं मुद्रण होने लगा 1980 के बाद से या फिर 1980 से। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने बजट के इतिहास से रिलेटेड 20 पॉइंट आपको बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा। बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है खास करके बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए, तो दोनों एग्जाम के लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और यहाँ से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आंकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर जो हमारा डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है तो आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स से अपडेट रखा जाएगा और भी कई सारे मटेरियल हैं जो कि बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको मिलेगा। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पर साइड में भी लिखी गई है। आप यहाँ पर चाहें तो हमें इस नंबर पर कॉल भी करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो जल्दी से बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर मेंबरशिप लीजिए और तमाम चीज़ों को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।